हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से किया जाएगा। और स्टडी मटेरियल के अलावा भी आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज और प्रैक्टिस करवाया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 के विज्ञान अर्थात साइंस का क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे विद क्वेश्चन बैंक। अर्थात इन 800 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चन बैंक के भी सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया गया है। और यह क्रैश कोर्स का 6th क्लास है और हमने आपको बताया कि हम आपको इसका 20 क्लास करवाएंगे। और अगर आप सिर्फ इन 20 क्लास को अच्छे से अटेंड कर लेते हैं तो आप साइंस के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपने इसका अभी तक पहले 5 क्लास को अटेंड नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक साइंस क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले 5 क्लास को भी अटेंड कर लीजिए। तो चलिए इस क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। अर्थात इनमें से ऐसा कौन है जो कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के जैसा कार्य नहीं करता है। ए अग्नाशय, बी पीयूष ग्रंथि, सी अंडाशय या फिर डी वृषण। तो पीयूष ग्रंथि एक ऐसा है जो कि न ही अंतःस्रावी की ग्रंथि जैसा कार्य करता है और न ही बाह्यस्रावी ग्रंथि की जैसे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। और अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इन सभी का आंसर देते हुए चलिएगा। और अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं जानते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए और याद करते हुए चलें। इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। अर्थात ये 4 प्रकार का मानव का अंग दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा अंग है जो कि संवेदी ग्राही नहीं है। ए कान, बी नाक, सी नाक, बी आंख, सी नाक और डी दिमाग। तो कान, आंख और नाक ये तीनों के तीनों संवेद ग्राही अंग है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि कौन संवेदी ग्राही अंग नहीं है। तो दिमाग एक मानव का ऐसा अंग है जो कि संवेदी ग्राही अंग नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिमाग। समजात अंगों का उदाहरण है। जो समजात अंग होते हैं उन समजात अंगों का उदाहरण क्या है। हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भुस्तारे या फिर उपरोक्त सभी। तो समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा अभिलक्षण है जो कि वंशागत अभिलक्षण नहीं है। ए आंख का रंग, बी चमड़ी का रंग, सी शरीर का आकार या फिर डी बाल का प्रकृति। तो शरीर का आकार एक ऐसा लक्षण है, एक ऐसा अभिलक्षण है जो कि वंशागत अभिलक्षण नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शरीर का आकार। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा श्रृंखला है जो कि एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ए घास, गेहूं तथा आम, बी घास, बकरी तथा मानव, सी बकरी, गाय तथा हाथी या फिर डी बकरी, मछली तथा घास, बकरी तथा मछली। तो इनमें से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है घास, बकरी तथा मानव। अर्थात मानव जो है वह बकरी का आहार करती है और बकरी घास को अपने आहार में लेती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घास, बकरी तथा मानव एक आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। अर्थात ये 4 प्रकार का कचरा दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा कचरा है जो कि अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। ए टिश्यू पेपर, बी केले का छिलका, सी थर्मोकोल या फिर डी इनमें से सभी। तो इनमें से कौन अजैव निम्नीकरणीय कचरा नहीं है, अर्थात जिसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा वैसा कचरा कौन सा है। तो टिश्यू पेपर का तो डिकम्पोजिशन हो जाता है, अर्थात वह अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, जैव निम्नीकरणीय कचरा है। बी केले का छिलका, यह भी जैव निम्नीकरणीय कचरा है। लेकिन थर्मोकोल एक ऐसा कचरा है जिसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, इसीलिए यही अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्मोकोल अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। अर्थात ये तीनों गैसों में से ऐसा कौन सा गैस है जो कि वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन या फिर डी
इनमें से कोई नहीं। तो वैश्विक उष्णन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है, आपने इसके थर्ड क्लास वाले वीडियो में ही पढ़ा था। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ऐसा गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए अर्थात वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, अर्थात इन चारों कामों में से ऐसा कौन सा कार्य है जो कि गंगा प्रदूषण नहीं करती है। ए गंगा में मछली का पालना, बी गंगा में कपड़ों का धोना, सी गंगा में अर्ध जले शव को बहाना, या फिर डी गंगा में रासायनिक अपशिष्ट का उत्सर्जन कर देना। तो अगर आप गंगा नदी में मछली को पालते हैं तो इससे गंगा नदी में किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि गंगा प्रदूषण के लिए गंगा में मछली पालना उत्तरदायी नहीं है, बल्कि गंगा में कपड़ा धोना, गंगा में अधजले शव को बहाना और गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन, ये सभी के सभी गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन सा उत्तरदायी नहीं है, तो गंगा में मछली को पालना गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा नदी में मछली पालना। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। जो मानव नेत्र होती है उस मानव नेत्र के सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ए 25 मीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, या फिर डी 2.5 मीटर। तो सामान्य नेत्र के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। और अगर यहाँ स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी पूछा जाए तो मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है, लेकिन जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते वह है, अर्थात मानव नेत्र का जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह कौन सा भाग है। ए कोर्निया पर प्रतिबिंब बनता है, बी परिवारिक पर, सी पुतली पर, या फिर डी दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर। तो मानव नेत्र के रेटिना पर ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसको दृष्टिपटल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृष्टिपटल या फिर रेटिना। ये दोनों के दोनों एक ही जगह का नाम है, एक ही अंग का नाम है, मानव के एक ही भाग का नाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृष्टिपटल रेटिना पर ही वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, अर्थात जो मानव का नेत्र होता है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ए उत्तल लेंस जैसा लेंस पाया जाता है, बी अवतल, सी वलयाकार, या फिर डी बाइफोकल। तो जो मानव का नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस के जैसा ही एक लेंस पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस के जैसा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अर्थात जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है उसमें जो परिवर्तन होता है वह किसके द्वारा किया जाता है। ए पुतली के द्वारा, बी दृष्टिपटल के द्वारा, सी पक्षमाभि द्वारा, या फिर डी परितारिका द्वारा। तो जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है उसमें परिवर्तन पक्षमाभि के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पक्षमाभि द्वारा। 1 एंगस्ट्रॉन का जो मान होता है वह कितना होता है। ए 10⁻⁻10 मीटर, बी 10⁻8 एसएम मीटर, सी 10⁻11 मीटर, या फिर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जो एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है वह 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉन का मान आपको अच्छे से याद रखना, यह बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि 1 एंगस्ट्रॉन का जो मान होता है वह कितना होता है। तो 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10⁻10 मीटर। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, अर्थात दृश्य प्रकाश जो बनता है तो उसमें किस वर्ण का अर्थात किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ए बैंगनी रंग का, बी लाल रंग का, सी नीला रंग का, या फिर डी पीला रंग का। तो दृश्य प्रकाश में लाल एक ऐसा रंग होता है जिसका तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है। तो इसमें अधिकतम पूछा जा रहा है और अगर न्यूनतम पूछा जाता है तो इसका आंसर बैंगनी हो जाता है, लेकिन अधिकतम पूछा जा रहा है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल रंग का, अर्थात लाल वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, अर्थात ये 4 प्रकार का लेंस दिया गया है और पूछा जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मे का व्यवहार करेंगे, अर्थात किस लेंस से उसका निवारण करेंगे। ए उत्तल लेंस से, बी अवतल लेंस से, सी बाइफोकल लेंस से, या फिर डी बेलनाकार लेंस से। तो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसके निवारण के लिए उसकी आंख में अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस के। निकट दृष्टि दोष अगर हम आपको बता दें तो निकट दृष्टि दोष वैसा दोष होता है जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इसीलिए उसके निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अर्थात अगर आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो आप इनमें से किस चीज़ के द्वारा स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर सकते हैं। ए उत्तल लेंस के द्वारा,
बी अवतल दर्पण के द्वारा, सी कांच की सिल्ली के द्वारा, या फिर डी प्रिज्म के द्वारा। तो जो स्पेक्ट्रम होता है वह केवल और केवल प्रिज्म के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? ए दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी जरा दृष्टि दोष, या फिर डी वर्णांधता। तो हमने आपको अभी बताया कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखता है और दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है उसको निकट दृष्टि दोष होता है। लेकिन इसमें पूछा यह जा रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देखता है और उस नेत्र में क्या होता है, तो सेम वही पूछा जा रहा है। तो निकट स्थित वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देखता है तो उस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष होगा, अर्थात वह दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है और निकट की वस्तु को साफ रूप से स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? जो श्वेत प्रकाश होता है वह कितने रंगों के मिलने से बनता है? ए 4 रंगों के मिलने से, बी 3 रंगों के मिलने से, सी 5 रंगों के मिलने से, या फिर डी 7 रंगों के मिलने से। तो आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। है एक प्रकार का जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिलने से बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 रंगों के मेल से श्वेत प्रकाश बनाया जा सकता है। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है और यह बोर्ड एग्जाम में भी जरूर पूछा जाएगा कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है और दूर बिंदु कितनी होती है। तो इसमें पूछा जा रहा है दूर बिंदु। तो हमने आपको अच्छे से बता दिया है कि सामान्य आंख के लिए जो निकट बिंदु होता है वह तो 25 सेंटीमीटर होता है और अगर दूर बिंदु पूछा जाए तो दूर बिंदु अनंत होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है दूर बिंदु, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत। और अगर निकट बिंदु पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? अर्थात मानव को कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा जिस दृष्टि दोष में अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस से संशोधित किया जाएगा? ए निकट दृष्टि दोष में, बी दीर्घ दृष्टि दोष में, सी जरा दूर दृष्टि में, या फिर डी मोतियाबिंद में। तो निकट दृष्टि दोष में तो हमने आपको बताया कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। दीर्घ दृष्टि दोष को अर्थात दूर दृष्टि दोष को करने के लिए दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। तो इन दोनों में तो केवल और केवल एक एक लेंस का उपयोग होता है। तो जरा दृष्टि दोष ही एक ऐसा दोष होता है जिसमें अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। अर्थात जरा दृष्टि दोष का निवारण दोनों लेंसों से बने लेंस द्वारा ही किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जरा दूरदृष्टिता में। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, अर्थात जो मानव नेत्र है वह अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित भी कर लेगा और समायोजित करने के बाद विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। तो ऐसा हो पाने का क्या कारण है? ए उसको जरा दृष्टि दोष, बी समअंजन, सी निकट दृष्टि दोष, या फिर डी दीर्घ दृष्टि के कारण। तो ऐसा मानव तभी कर सकता है जब उसमें समअंजन क्षमता होगी, क्योंकि मानव नेत्र में समअंजन क्षमता होता है, इसीलिए वह अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर लेता है। और ऐसा हो पाने का कारण ये है क्योंकि मानव नेत्र में समअंजन क्षमता होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समअंजन। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्ण करते हैं? अर्थात जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो जो श्वेत प्रकाश होता है वह 7 रंगों से मिला हुआ होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उन 7 रंगों में से सूर्य के प्रकाश के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को सबसे अधिक प्रबलता से परिकीर्णित करता है? ए लाल रंग के प्रकाश को, बी नारंगी रंग के प्रकाश को, सी हरा रंग को, या फिर डी नीला रंग को। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी अंदाजा लगा के दे सकते हैं कि जो आसमान होता है वह नीला प्रतीत होता है, वायुमंडल नीला दिखाई देता है। तो वायुमंडल नीला इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का परिकीर्णन होता है और जो सूर्य का प्रकाश होता है वह नीले रंग के प्रकाश को ही अधिक से अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करता है, इसीलिए वायुमंडल नीला रंग का दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तो उसके जो सूक्ष्म कण होते हैं वे नीले रंग के प्रकाश को बहुत अधिक प्रबलता से परिकीर्णित करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीला रंग। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? अर्थात जो स्पेक्ट्रम होता है वह 7 रंगों के मेल से बनता है और स्पेक्ट्रम प्रिज्म के द्वारा तैयार किया जाता है। ये दोनों बात तो आप जानते हैं, लेकिन जो स्पेक्ट्रम होता है वह उसमें किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? ए लाल रंग का, बी पीला रंग का, सी बैंगनी रंग का, या फिर डी हरा रंग का। तो जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें बैंगनी रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है
और जो लाल रंग होता है उसके किरण का झुकाव सबसे कम होता है। तो इसमें अधिक पूछा जा रहा है तो बैंगनी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैंगनी रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है, अर्थात जो नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है उसके परिमाण को, उसके मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? एक कोर्निया नियंत्रित करता है, बी पुतली नियंत्रित करता है, सी लेंस या फिर डी आइरिस। तो मानव नेत्र का जो आइरिस वाला भाग होता है वही नेत्र में पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आइरिस। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है, अर्थात जो अंतरिक्ष यात्री होता है उस अंतरिक्ष यात्री को आकाश में जाने पर, अंतरिक्ष में जाने पर आकाश कैसा दिखता है? ए नीला रंग का दिखता है, बी उजला, सी लाल या फिर डी काला। तो अगर आप पृथ्वी से आकाश को देखेंगे तब तो स्पष्ट रूप से नीला रंग का दिखाई देगा, लेकिन अगर आप उसी आकाश को अंतरिक्ष से देखते हैं तो वह काला रंग का दिखाई देगा। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश दिखता है वह काला प्रतीत होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काला रंग का। आकाश का रंग नीला होने का कारण है, तो आपने अभी एक क्वेश्चन में पढ़ा है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ए परावर्तन के कारण, बी अपवर्तन के कारण, सी प्रकीर्णन के कारण या फिर डी इनमें से किसी के कारण नहीं। तो प्रकाश का रंग नीला होने का कारण है प्रकीर्णन, क्योंकि जो वायुमंडल में सूर्य के सूक्ष्म कोण होते हैं वे नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, इसीलिए आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश जो होता है वह अपवर्तन होता है किस पृष्ठ पर? ए नेत्रोद अंतरिक्ष पृष्ठ पर, बी अभिनेत्र के अंतरिक्ष पृष्ठ पर, सी कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर या फिर डी इनमें से कहीं पर भी नहीं। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का जो अधिकांश अपवर्तन हो जाता है वह कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? ए बैंगनी रंग का, बी नीला रंग का, सी पीला रंग का या फिर डी लाल रंग का। तो इसमें पूछा जा रहा है प्रकीर्णन। अगर यहाँ पूछा जाता तरंग दैर्घ्य तो प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो प्रकाश के बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ये हमने आपको तरंग दैर्घ्य के बारे में बताया, लेकिन इसमें प्रकीर्णन पूछा जा रहा है तो प्रकीर्णन जस्ट तरंग दैर्घ्य के विपरीत ही होता है। अगर लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा तो लाल रंग का जो प्रकीर्णन होगा वह सबसे कम हो जाएगा, और अगर बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा तो उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाएगा। तो इसमें प्रकीर्णन सबसे कम होगा लाल रंग का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल। इन सभी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रकाश के लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और प्रकाश के बैंगनी रंग का प्रकीर्णन जो है वह सबसे अधिक होता है और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो अभी हमने आपको इस टाइप का क्वेश्चन अभी इससे पहले क्वेश्चन में सोल्व कर दिया है कि आपको इन क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रकाश की किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ए लाल रंग का, बी हरा रंग का, सी पीला रंग का या फिर डी बैंगनी रंग का। तो प्रकाश के बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वह सबसे कम होता है और लाल रंग का सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैंगनी रंग का। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? जो इंद्रधनुष होता है उस इंद्रधनुष के भीतर वाले हिस्से में किस रंग होता है, कौन सा रंग होता है? ए लाल रंग, बी बैंगनी रंग, सी पीला रंग या फिर डी हरा रंग। तो इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा होता है वह बैंगनी रंग का होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैंगनी रंग का भीतरी हिस्सा होता है इंद्रधनुष में। किस कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? अगर आप किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? ए वायुमंडलीय प्रभाव कहा जाता है, बी किंडल प्रभाव कहा जाता है, सी टिंडल प्रभाव कहा जाता है या फिर डी क्विंटल प्रभाव कहा जाता है। तो अगर आप किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन करते हैं तो उस प्रकाश के प्रकीर्णन की क्रिया को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? अर्थात हमारे में मानव नेत्र का ऐसा कौन सा भाग होता है जो कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? ए पक्षमाभि, बी परितारिका, सी नेत्र लेंस या फिर डी रेटिना अर्थात दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र के रेटिना और दृष्टिपटल पर तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को मानव नेत्र का परितारिका भाग नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परितारिका। दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा होता है? तो हमने आपको दोष से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से
क्लियर कर दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा तो मतलब यह है कि उसको दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, और जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं साफ रूप से नहीं दिखाई देती है। और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को उपयोग दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप इन 4 बातों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा होता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल लेंस। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। जो तरंग दैर्ध्य होता है उसको सामान्यतः किस रूप में व्यक्त किया जाता है, किस रूप में बताया जाता है? एक कैंडेला के रूप में, बी जूल के रूप में, सी एम्पियर के रूप में, या फिर डी एंगस्ट्रम के रूप में। तो तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः एंगस्ट्रम के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंगस्ट्रम। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? अर्थात ये चारों के चारों नेत्र का भाग दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा भाग है जो कि नेत्र का एक रंगीन भाग होता है? एक कोर्निया, बी रेटिना, सी परितारिका, या फिर डी पुतली। तो मानव नेत्र का परितारिका एक ऐसा भाग होता है जो कि रंगीन भाग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परितारिका। और परितारिका को इंग्लिश में आइरिस कहा जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन में यह भी लिखा हुआ होता है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो हमने आपको कुछ क्वेश्चन में आइरिस पढ़ाया होगा और इसमें हम आपको परितारिका पढ़ा रहे हैं क्योंकि परितारिका को इंग्लिश में आइरिस कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परितारिका। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? अर्थात वायुमंडल में प्रकाश का ऐसा कौन सा रंग होता है, कौन सा वर्ण होता है जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्रकीर्णन और तरंग दैर्ध्य से रिलेटेड भी हमने आपका कन्फ्यूजन सोल्व कर दिया था कि वायुमंडल में प्रकाश का जिस वर्ण का, जिस रंग का प्रकीर्णन अधिक होगा वह कौन सा रंग होगा? ए लाल रंग, बी नीला रंग, सी पीला रंग, या फिर डी नारंगी रंग। तो वायुमंडल में नीला रंग का जो प्रकीर्णन है वह अधिक होता है, इसीलिए वायुमंडल नीला रंग का प्रतीत होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व ही दिखाई देने लगता है? अर्थात प्रकाश का ऐसा कौन सा परिघटना होता है जिस परिघटना से हमें सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है? ए परावर्तन की घटना के कारण, वी वायुमंडलीय अपवर्तन, सी प्रकीर्णन, या फिर डी वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकीर्णन दोनों के कारण। तो वायुमंडलीय अपवर्तन एक ऐसा घटना है जिस घटना के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से, अर्थात वास्तव में सूर्य उदय नहीं होता है, लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही हम लोगों को सूर्य दिखाई देने लगता है। तो यह कौन सी घटना होती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन घटना होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? अर्थात जो टिंडल प्रभाव है वह प्रकाश की कौन सी परिघटना को बताता है? ये प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का विक्षेपण, या फिर डी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना को प्रदर्शित करता है। पानी से भरे बाल्टी गहराई कम दिखती है, अर्थात जो पानी से भरा हुआ बाल्टी होता है उसकी गहराई हम लोग को कम दिखती है। तो उसकी गहराई कम दिखने का कारण क्या है? ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर डी प्रकीर्णन। तो अगर आपने कभी ध्यान से पानी से भरा हुआ बाल्टी देखा होगा तो उसका जो तला होगा वह कुछ आपको उठा हुआ प्रतीत होगा, अर्थात उसका जो गहराई होगा वह आपको कम लगेगा। तो इसका कारण यह है कि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसीलिए पानी से भरे बाल्टी की गहराई कम दिखती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो प्रिज्म से रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं जो हमने आपको पढ़ाया भी है कि स्पेक्ट्रम किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्रिज्म से ही प्राप्त होता है। तो जो प्रिज्म होता है वह कितने सतहों से घिरा होता है? ए 6 सतहों से, बी 4 सतहों से, सी 5 सतहों से, या फिर डी 3 सतहों से। तो जो प्रिज्म होता है वह 5 सतहों से घिरा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 सतहों से। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो कि यह 6th क्लास था क्रैश कोर्स का, और इसमें हम आपको 20 क्लास करवाएंगे। और अगर आप इन 20 क्लास को अच्छे से अटेंड कर लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।